हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप जी शर्मा साहब आए हैं। संदीप शर्मा जी से बहुत आज के युवा जो नहीं जानते इनकी शिक्षा दीक्षा और इनका राजनीति में पदार्पण कहाँ से हुआ, ये हम इनसे बखूबी से जानेंगे। साथ ही शहर की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके बारे में भी इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए हम बात करते हैं दक्षिण विधायक संदीप शर्मा साहब से। संदीप शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, आप हमारे आज के युवाओं को एक अपनी शिक्षा दीक्षा इसके बारे में बताएं। आपने किस पड़ाव को पार करते हुए आप इस स्थान तक पहुँचे और राजनीति में आपका पदार्पण हुआ? देखिए साहब, मेरा जो प्रारंभिक शिक्षा वो बाल विद्यालय जो पुलिस लाइन पे है जी, जिसका नाम अब भुवनेश बाल विद्यालय है, उसमें मेरा विद्याध्ययन हुआ। और 11th पास करने के बाद मैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा जो राजकीय महाविद्यालय है, उस समय वो राजकीय महाविद्यालय एक बहुत बड़ा महाविद्यालय था जिसमें पीजी क्लासेस, लॉ क्लासेस और को एजुकेशन ये सब एक साथ चला करते थे। बीए, बीएससी, एमए, एमकॉम, एलएलबी ये सारी क्लासेस उस समय जब मैं उसमें अध्ययनरत था उस समय। तो ये तो शिक्षा का रहा जी। आपका राजनीति में पदार्पण की जो सीढ़ी है वो किस तरह रही? देखिए, यूँ तो कभी राजनीति में फुल फ्लैश कभी ऐसा मानस नहीं था, पर जिस तरीके का जीवन रहा समाज में सेवा का और जो स्वयं प्रकृति प्रदत्त जो व्यवहार था, उस व्यवहार के चलते धीरे धीरे आज राजनीतिक मुकाम पर आ गए। हालांकि मैं जिस विद्यालय में पढ़ा करता था उस विद्यालय में स्टूडेंट के इलेक्शन हुआ करते थे और वहाँ छात्र संघ के चुनावों में मैं एक बार 10वीं में खड़ा हुआ तो मुझे उपाध्यक्ष बनाया गया और 11वीं में वहाँ भुवनेश बाल विद्यालय के अंदर छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा। और फिर उसके बाद कॉलेज में आए तो कॉलेज में 89 में मैं छात्र संघ उपाध्यक्ष बना और 92 में मैं राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष बना। और उसके उपरांत फिर चूँकि विचार राष्ट्रवादी विचारधारा के थे और एक सोच और मन में ये तमन्ना थी कि अपने उस भारत भूमि के लिए जिसमें हमने जन्म लिया है हमें कुछ करना चाहिए, तो राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना। मेरे विचारों से भारतीय जनता पार्टी मुझे एकदम परफेक्ट संगठन लगा, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में युवा मोर्चा के अंदर प्रदेश कार्य समिति के अंदर मुझे 94 में, जबकि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष थे, ओम बिरला जी के सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला और उनके आशीर्वाद से मैं प्रदेश कार्य समिति का सदस्य बना। फिर 97 में मैं युवा मोर्चा कोटा का अध्यक्ष बना और उसके उपरांत 2000 में मैं प्रदेश कार्य समिति का प्रदेश का उपाध्यक्ष भारतीय जनता एवं मोर्चा का बना। फिर बीजेपी की प्रदेश की टीम में भी मेरा सदस्य के रूप में प्रथम बार 2001 में मेरा वहाँ भी मुझे काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। एमएलए साहब, संदीप जी, छात्र जीवन से ही आपके कदम राजनीति में पड़े थे, तो उस समय से ही आप आम जन की समस्याओं को बहुत बखूबी जानते हैं। वर्तमान में आप विधायक हैं, तो किस तरह की समस्या से आप जनता आपसे रूबरू होती है? देखिए, लोगों को विकास तो चाहिए ही,
परंतु विकास के साथ साथ शुरू से हमने राजनीतिक जीवन में देखा है, लोगों की प्राथमिकता उनकी मूलभूत सुविधाओं के लिए रहती है। अच्छी रोड, अच्छी सड़क, अच्छा वातावरण, स्वच्छता और पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता, पर्याप्त मात्रा में बिना रुकावट के बिजली उन लोगों को मिल जाए, अच्छी चिकित्सा मिल जाए, अच्छी शिक्षा मिल जाए, तो ये लोगों के लिए एक संपन्न जीवन जीने का माध्यम हुआ करता है। ये सत्य है कि विकास अपनी जगह ठीक है, लेकिन विकास में व्यर्थ पैसा नहीं बहाने की अपेक्षा लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको प्रॉपर जल की व्यवस्था उपलब्ध कराना, उनके स्थानों पर जहां वो रहते हैं वो पर्यावरण की रक्षा के लिए पर्याप्त वृक्षारोपण वहाँ हो, बिजली बिना रुकावट के उनको मिले, ऐसे ही उनको अच्छे विद्यालय में शिक्षा हेतु जो है उनके प्रवेश हों, साथ ही अच्छी चिकित्सा उनको मिल सके। तो मेरा मानना है कि अपने आप में पर्याप्त होता है कि लोग संतुष्टता के साथ और खुशी के साथ रह सकते हैं। न्याय व्यवस्था अच्छी हो, चैन और शांति के साथ वो रह सकें, कानून व्यवस्था सुचारू हो, अनावश्यक असामाजिक तत्वों से उनको सामना ना करना पड़े, ये सारी चीज़ें एक राजनीतिक परिवेश में मैंने महसूस की। संदीप जी, आप करीब 13 वर्षों से लगातार कोटा दक्षिण के विधायक रहे और यहाँ की जनता ने आपको बखूबी चुना। पिछले टर्म में सरकार तो कांग्रेस की थी, लेकिन कुछ जो मूलभूत समस्याएं आप पूरा नहीं कर पाए। इस बार सत्ता आपकी है, क्या देखते हैं आप आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मन में एक विज़न है और एक कल्पना है और मन में चाहत है कि जैसा लोग हमें मार्गदर्शित करते हैं, हमें सुझाव देते हैं, तो हम इस बार इस परिकल्पना के साथ चलते हैं कि हमारे शहर के वार्ड स्मार्ट वार्ड हो, जिसमें प्रत्येक मूलभूत सुविधा हम उपलब्ध करा सकें, स्वच्छता का वातावरण हो। मेरी विधानसभा में हर मोहल्ले के अंदर पर्याप्त मात्रा में पार्क हैं, वो पार्क हरे भरे हों, सुव्यवस्थित रूप से उनका डेवलपमेंट किया गया हो, उनमें पर्याप्त मात्रा में वृक्ष लगे हुए हों और एक ऑक्सीजन जैसा माहौल वो अपने घरों से बाहर निकलते ही महसूस करें। उनकी नाली ऐसी हो कि निकास आराम से उनका हो और आराम से जो गंदा जल है वो निकल जाए, वो उनके मकानों में सीलन के रूप में जमा ना हो। इन सारी चीज़ों की ओर मेरा ध्यान है। साथ ही इस बार जो 400 करोड़ रुपए हमारी अमृत योजना के तहत प्रस्तावित है, उसमें हम प्लान कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में लोगों को हम जल उपलब्ध करा सकें, मल्टी स्टोरीज़ में भी हम जल उपलब्ध करा सकें। चंबल नदी का पानी हम लोगों के घर तक बिना प्रेशर के, बिना रुकावट के 24 घंटे हम उपलब्ध करा सकें। और इसके लिए जो मैंने समझा है, मैंने मॉनिटरिंग की है, मैंने जो अध्ययन किया है कि जो 40 से 50% हमारा जल है वो व्यर्थ में बह जाता है, क्योंकि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी चेंज नहीं की गई है। वो डिस्ट्रीब्यूटरी अगर चेंज हो जाती है तो हमारा जो फ़िल्टर पानी है वो पर्याप्त मात्रा में अकेलगढ़, रानपुर और श्रीनाथपुरम से जो है उपलब्ध हो रहा है, हमको सकतपुरा से उपलब्ध हो रहा है। तो इस पानी की पर्याप्त मात्रा होते हुए भी लोगों को पर्याप्त पानी इसीलिए नहीं मिल पाता क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटरी ख़राब है। तो मैंने कहा है अधिकारी इस प्रकार के प्रपोजल बना रहे हैं जिससे पर्याप्त मात्रा में डिस्ट्रीब्यूटरी पे भी काम किया जाए और लोगों को समुचित जल की व्यवस्था हम करा सकें। ये हमारे विज़न में है और हमारे कार्य प्लानिंग में भी ये विषय रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि हर जनप्रतिनिधि आम जनता से जनसेवा के रूप में जुड़े। आपका भी ये पिछले सालों का अच्छा अनुभव रहा है। आप जनता के बीच में जाते हैं तो जनता से क्या पाते हैं आप? जनता का इतना स्नेह और आशीर्वाद
कि मैं अभिभूत हो जाता हूँ और एक बच्चे की तरह, एक भाई की तरह मुझे उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। और निश्चित रूप से उनका ये स्नेह, जनता जनार्दन का ये आशीर्वाद हमें प्रबल ताकत महसूस करता है। यदि हम बीमार भी होते हैं, कभी वायरल हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो भी उसके बाद उनका स्नेह, उनका प्यार हमें इतनी शक्ति देता है कि हम उस अवस्था में भी पूरी मेहनत के साथ उनकी समस्याओं के लिए लड़ते रहते हैं। और मैंने वास्तव में भगवान का आभारी हूँ कि मुझे ऐसे लोगों के बीच में उन्होंने राजनीति में और सेवा करने का अवसर दिया है कि जो मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे प्रति जिनका अथाह विश्वास है, मैं उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखता हूँ। एमएलए संदीप जी, कोटा मेडिकल कॉलेज राजस्थान का दूसरा मेडिकल कॉलेज है जिसमें चिकित्सा सुविधाओं का अंबार है। यानी बाहर से भी, विदेश से भी यहाँ चिकित्सा के लिए आते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां देखी गई है। कमियों का मतलब है कि जैसे हृदय रोग का मामले है तो यहाँ केवल एक ही कैथ लैब है। एक कैथ लैब होने की वजह से जो पेशेंट हार्ट के वो पेंडिंग रहते हैं। तो हमारी कई बार चिकित्सकों से बात भी होती है जो HOD से, तो आपके प्रयास से कैथ लैब की एक और संभावना है। देखिए, 2014 में हमने सरकारी स्तर पर कैथ लैब की आवश्यकता को महसूस किया और हमने प्रयास किया और 2017 में हमने कैथ लैब मेडिकल कॉलेज में स्थापित की। लेकिन अभी भी सिर्फ हमारे पास 2 कार्डिक सर्जन और अब शायद 2 कार्डिक फिजिशियन और अब 1 कार्डिक सर्जन भी लगे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हार्ट के वाल्व जो होते हैं वो तो चेंज कर दिए जाते हैं, जो हार्ट के स्टंट हैं वो भी चेंज कर दिए जाते हैं, परंतु जो बाईपास सर्जरी है वो अभी नितांत आवश्यक है कोटा शहर वासियों के लिए। हम चाहते हैं कि चिकित्सा में सस्ता और अच्छा उपचार हम उपलब्ध करा सकें। हम चिकित्सा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। कोटा के रोगियों को जयपुर, दिल्ली, अहमदाबाद जाने की आवश्यकता ना हो, हम सारे संसाधन यहाँ उपलब्ध करा सकें। हमारा प्रयास है कि कोटा शहर में अब चिकित्सा क्षेत्र में जो भी खामियां हैं उनको हम शीघ्र पूरा करेंगे और कार्डियक सर्जन भी लगाएंगे। और जिस तरीके से आउटडोर बढ़ता जा रहा है, हृदय रोगियों का भी जो है कोटा मेडिकल कॉलेज की तरफ काफ़ी जो है आना प्रारंभ हुआ है। तो ऐसे में यदि आवश्यकता होती है एक और अन्य कैथ लैब की, तो उस अन्य कैथ लैब को भी हम लगाएंगे। जहाँ दिक्कत आती है, कार्डिक सर्जन जो आज की तारीख में काफ़ी कम मात्रा में राजस्थान में उपलब्ध है, लेकिन हम प्रयास करेंगे किसी भी माध्यम से कोटा के मेडिकल कॉलेज के अंदर जो सुपर स्पेशलिटी लैब में ये कैथ लैब भी वर्तमान में स्थापित की गई है, इस कैथ लैब के अंदर हम कार्डिक सर्जन भी दे सकें, यहाँ प्रॉपर जल्दी लोगों को ट्रीटमेंट मिल सके, उनके हार्ट के स्टंट लग सकें, उनके हार्ट के बाईपास हो सकें, उनके हृदय की अन्य बीमारियों का सभी और आधुनिकतम तरीके से यहाँ इलाज हो सके। संदीप जी, संभाग का सबसे बड़ा नवीन अस्पताल है शहर में जो आपके ही विधानसभा क्षेत्र में आता है जी। इसमें एक जो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है MBS, उसमें कॉटेज वार्ड की अच्छी सुविधा है। तो दक्षिण में यानी नवीन अस्पताल में कॉटेज वार्ड के लिए क्या प्रयास है आपके लिए? देखिए, एक बहुत बड़ी खामी है। अभी मैंने जो पीडियाट्रिक वार्ड है उसमें हमने कॉटेज वार्ड यहाँ प्रारंभ किए थे, परंतु स्टाफ की कमी से वो कॉटेज वार्ड के भी अभी चल नहीं पा रहे थे। मैंने अस्पताल का दौरा किया और जो प्रिंसिपल हैं उनको कहा है कि आप तुरंत यहाँ स्टाफ अलॉट करें और तुरंत यहाँ पर जो है जितने भी अभी कॉटेज रूम हैं वो भी आप प्रारंभ करें। मैंने पिछली बार प्रयास किया था, मैंने 1.5 करोड़ रुपए अपने विधायक कोष से भी दिए कि यहाँ पर कम से कम
1.5 करोड़ रुपयों के माध्यम से हम जितने भी कक्ष बना सकें वो बनाएं। CSR के माध्यम से भी हमारा प्रयास है, और भी अन्य तरीके से हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे न्यू मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल के अंदर हम कॉटेज वार्ड प्रारंभ कर सकें, क्योंकि एक बड़ी खामी है और जिसके वजह से लोग वहाँ पर जो लंबा इलाज करने वाले होते हैं 8-10 दिन, उनको बड़ी परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से हम इस और प्रयत्नरत हैं कि हम जल्दी से जल्दी यहाँ कॉटेज वार्ड की स्थापना कर सकें। विधायक संदीप जी, आपको बहुत कम लोगों को पता होगा कि रोजगार सृजन करने का एक सशक्त माध्यम है संगीत शिक्षा। कोटा में संगीत विद्यालय राजस्थान का सबसे बड़ा संगीत विद्यालय है, जो शाम को रामपुरा महात्मा गांधी स्कूल में चलता है। लेकिन इसकी बिल्डिंग नहीं होने से लोग संगीत के प्रति या व्यवस्थाओं के प्रति सजग नहीं हो पाते। कोटा में UIT ने संगीत विद्यालय के लिए बहुत बड़ा प्लाट दिया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी का ध्यान उस पर गया नहीं। हम आपसे आग्रह करेंगे, क्योंकि संगीत के कई विद्यार्थी हमसे मिले थे, तो शिक्षा मंत्री जी से इस तरह का भवन बनाने के लिए आपके मन में विचार है? बिल्कुल, जहाँ भी रोजगार सृजित होता हो और जहाँ भी भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता हो, वहाँ निश्चित रूप से हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी कोटा का संगीत विद्यालय हम अपना जो है उस स्थान पर स्थापित कर सकें। उसके लिए जो भी बजट और आवश्यकताएं होंगी, उसके लिए मैं बात करूंगा सरकार से कि इसको स्थापित किया जाए। MLA साहब, संगीत विद्यालय जो विद्यालय के भवन के लिए इतने सालों से किसी का ध्यान नहीं गया। आपने इसके लिए जनता को ये चीज़ बताई कि संगीत विद्यालय का भवन भी होना चाहिए, तो आप कितना अथक प्रयास करेंगे इसके लिए? जी, मैंने कहा मैं निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में ये विषय लाऊंगा। मैं पूरी तरीके से प्रयत्नरत रहूँगा कि शीघ्र अतिशीघ्र इस कार्य को जल्दी प्रारंभ किया जाए। संदीप जी, आप दक्षिण विधायक हैं, आने वाले 5 साल में आपका क्या खाका रहेगा आपके विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, मैं पूर्व में भी जैसा मैंने बताया कि प्राथमिक आवश्यकताओं के साथ साथ हम चाहते हैं कि जिस तरीके से चंबल की अपर स्ट्रीम में जो डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हमारे आज भी चंबल गार्डन, भितरिया कुंड, गोदावरी धाम, आपके सारे पूरा एरिया इस तरीके का रहा है जो बहुत लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थली की तरह रहा है, वो आज बड़ा दुर्दशा का शिकार हो रहा है। इन 5 सालों में जो है जिस तरीके से एक पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से इस बार उस खामियाजी को पूरा करेंगे और जो भी कोर कसर कमी रह गई है उन सारी चीज़ों को पूर्ण करने के लिए हम पूरी ताकत से उस पर काम करेंगे। एक प्रश्न और मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये आप विधानसभा में भी उठा सकते हैं और संबंधित मंत्री जी से भी। यहाँ संस्कृत विद्यालय उसकी बहुत जर्जर अवस्था है, शायद आप एक बार निरीक्षण करेंगे तो कुछ पाएंगे कि बरसात में बच्चे पढ़ भी नहीं पाते, तो आपका क्या प्रयास होगा इसमें? मैंने पहले भी इसमें 10 लाख रुपए सैंक्शन किए हैं मेरे विधायक कोष से, और पुनः एक बार जब भी संस्कृत कॉलेज वाले मुझे उस विषय में मुझे बताएंगे, दिखाएंगे, तो मेरा बिल्कुल सकारात्मक प्रयास इस क्षेत्र में रहेगा। ये थे हमारे साथ कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा जी। संदीप शर्मा जी ने इनके जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये किस तरह मतलब लोगों को रखेंगे सामने, ये सब चीज़ें इन्होंने आप लोगों से बात की। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश शर्मा जी।